हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रघुलाल गांव का जाना माना डॉक्टर था। वो बात और थी कि उसे कुछ भी नहीं आता था। उसका क्लिनिक उसके कंपाउंडर मनोज की बदौलत चलता था, लेकिन रघुलाल कभी इस चीज को नहीं मानता था। उसे लगता था कि उसका क्लिनिक उसके दम पर ही चलता है, जिसके चलते वो मनोज को हमेशा क्लिनिक से निकालने की धमकी देता रहता। एक दिन मनोज देर रात से क्लिनिक पहुंचता है। आइए आइए सर, हमारी क्लिनिक में आपका स्वागत है। आप अभी क्यों आए? थोड़ा और लेट आ जाते। नौकर तो हैं ही क्लिनिक खोलने के लिए। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आप तो जानते ही हैं कि मेरी माँ बीमार रहती हैं। कल रात उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसी चक्कर में लेट हो गया। तुम जब भी लेट होते हो हमेशा अपनी माँ की बीमारी का बहाना बनाते हो। तुम्हें कोई और बहाना नहीं मिलता क्या? नहीं डॉक्टर साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरी माँ सच में बीमार है। आप चाहे तो मेरे साथ घर चलकर देख सकते हैं। मुझे तुम्हारे घर जाने की जरूरत नहीं है। अब आगे से अगर लेट हुए तो उल्टे पांव वापस हो जाना। तुम्हारी मेरे क्लिनिक में कोई जगह नहीं होगी। रघुलाल अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है और न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। तभी एक औरत अपने बेटे को लेकर आती है। देखिए, आपके बेटे को बहुत ही खतरनाक फोड़ा निकला है। इसमें चीरा मारना पड़ेगा और कम से कम 10 दिन दवा लेनी पड़ेगी, तब ठीक होगा। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? आप चीरा लगाएंगे तब तो मेरे बेटे को बहुत दर्द होगा। वैसे चीरा तो पकने पे लगता है ना, लेकिन अभी तो ये कच्चा है, दवा से भी तो सूख जाएगा। हाँ हाँ, आप सही कह रही हैं। मैं दवा दे देता हूँ, उससे आप ठीक हो जाओगे। डॉक्टर कौन है, तुम या मैं? डॉक्टर तो आप ही हैं, लेकिन आपके साथ रहते रहते मुझे भी थोड़ा ज्ञान हो ही गया है। ज्ञान होने में और डॉक्टर होने में बहुत फर्क होता है। आगे से मेरे बीच में बोलने की कोशिश मत करना। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे के हाथ में फोड़ा निकला हुआ है। बेचारा कल रात से दर्द से तड़प रहा है। कुछ करिए ना, ताकि इसे थोड़ा आराम मिल जाए। रघुलाल मनोज की बातों को काटते हुए अपने अनुसार बच्चे के हाथ के फोड़े में चीरा लगाकर दवाई पानी कर देता है और 500 रुपए ले लेता है। कुछ देर बाद औरत बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी मनोज फिर बोलता है। डॉक्टर साहब, आपने ये बिल्कुल सही नहीं किया। आपको उस बच्चे के हाथ के फोड़े में चीरा नहीं लगाना चाहिए। आपने बिल्कुल झोला छाप डॉक्टर वाला काम किया है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे झोला छाप डॉक्टर बोल रहे हो? मैंने आपको झोला छाप डॉक्टर नहीं बोला है, बल्कि आपके इलाज करने के तरीके को बोला है। आप बिल्कुल झोला छाप वाले डॉक्टरों की तरह मरीजों का इलाज करते हैं। कच्चे फोड़े में चीरा लगाने से इन्फेक्शन होने का डर होता है। हाँ हाँ ठीक है, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। जाके अपना काम करो। रघुलाल हमेशा मनोज की बातों को नजरअंदाज कर देता था। उसकी कही हुई किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता था। समय बीतता है, तभी एक दिन एक बुढ़िया उसके पास आती है और बोलती है। बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है। कल रात से मुझे बहुत बुखार है। मुझसे कुछ खाया पिया नहीं जा रहा। बहुत दर्द है पूरे शरीर में। कोई अच्छी सी दवा लिख दो, जिससे मुझे जल्दी आराम हो जाए। आओ अम्मा आओ, आप मेरे पास आकर बैठो। मैं आपको अच्छी सी दवा लिख कर देता हूँ, जिसे खाकर आप दौड़ने लगेंगी। डॉक्टर साहब, आप दवाइयों की पुड़िया क्यों बनाने लगे? पहले अम्मा का बुखार तो चेक कीजिए, उसके बाद दवा देना। तुम फिर मेरे काम के बीच में बोल रहे हो। तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है कि मेरे काम के बीच में मत बोला करो, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता। लगता है तुम्हें अपनी नौकरी से प्यार नहीं है। मैंने गलत क्या बोला है डॉक्टर साहब? आप झोला छाप डॉक्टर की तरह सबका इलाज करते हैं, तभी तो मैं आपको झोला छाप डॉक्टर बोलता हूँ। कोई भी पढ़ा लिखा डॉक्टर बिना चेक किए दवाई नहीं देता। मैं भी इस लाइन में काफी टाइम से हूँ। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि मुझे नहीं पता है कि बुखार में कौन सी दवा दी जाती है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा आपको। मतलब तो तुम्हारा यही है। अम्मा जी, आप एक काम कीजिए, आप इसी से दवा ले लीजिए, यही आपको दवाई दे देगा। नहीं नहीं, कल रात से मुझे बहुत तेज बुखार है। मैं तुमसे ही दवा लूंगी, क्योंकि डॉक्टर तुम हो, वो नहीं। और आज तक तुम ही तो सबका इलाज करते आए हो। कहने तो इसे। सुन लिया ना तुमने, या कुछ और भी सुनना रह गया है? नहीं, मुझे कुछ नहीं बोलना है। मनोज चुपचाप एक कोने में खड़ा हो जाता है और रघुलाल बिना बुखार चेक किए बुढ़िया को दवा दे देता है।
बुढ़िया दवा लेकर घर चली जाती है और दवा खाकर आराम करने लगती है और रघुलाल अपने घर चला जाता है। तभी उसकी पत्नी राधा उसके लिए पानी लेकर आती है। आज आप बड़ी जल्दी आ गई। क्लिनिक पर काम नहीं था क्या? काम तो था, लेकिन काम करने का मन नहीं था, इसलिए चला आया घर। कुछ गलत कर दिया क्या? नहीं नहीं, मैंने कब बोला कि आपने कुछ गलत किया। मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया। एक सवाल पूछने वाला इंसान मैंने अपने पास पाल रखा है। दूसरी तुम मत बनो। जब भी मैं किसी मरीज का इलाज करता हूँ तो बीच में कूद जाता है और अपना ज्ञान देने लगता है। जब देखो मुझे झोला छाप डॉक्टर बोलता रहता है। अच्छा, उसको भी आपकी सच्चाई पता चल गई। मुझे तो लगा था कि आपके झोला छाप डॉक्टर होने की बात सिर्फ मैं जानती हूँ। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? माना मैं झोला छाप हूँ, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन गांव के लोगों का इलाज तो मैं कर ही देता हूँ। हाँ हाँ, जानती हूँ आप ही सबका इलाज कर रहे हैं, लेकिन तब तक जब तक इस गांव में कोई पढ़ा लिखा डॉक्टर नहीं आ रहा। जिस दिन आ गया ना, उस दिन आप जेल में नजर आएंगे, बिना लाइसेंस और डिग्री के क्लिनिक चलाने के इल्जाम में। मुझे लगता है मुझे घर ही नहीं आना चाहिए। रघुलाल और उसकी पत्नी की सारी बातें उनके दरवाजे पर खड़ा मनोज सुन लेता है। साथ ही उनकी सारी बातें अपने फोन में रिकॉर्ड भी कर लेता है। मैं तो सिर्फ इनके इलाज करने के तरीके पर इन्हें झोला छाप डॉक्टर बोल रहा था, लेकिन ये तो सच में झोला छाप निकले। इनकी सच्चाई तो सबके सामने लानी पड़ेगी। कल मैं अपना फोन क्लिनिक में ही भूल गया था। तुम्हें बोला था कि मेरा फोन मेरे घर दे जाना, तुमसे वो भी काम नहीं हुआ। लगता है तुम अपनी नौकरी गंवाने का पूरा मूड बना चुके हो। मैं भी आज तुमसे यही बोलने आया हूँ। मैं आज से और अभी से तुम्हारे यहाँ की नौकरी छोड़ रहा हूँ। जो खुद झोला छाप है उसके साथ मुझे क्या सीखने को मिलेगा? बिना बात के मैं भी तुम्हारे साथ फंस जाऊंगा। ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने कल तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की सारी बातें सुन ली है। मुझे पता चल गया कि तुम्हारे पास कोई डॉक्टर की डिग्री नहीं है। तुम सबको अंदाजे से दवाई देते हो, मासूम गांव वालों को पागल बनाकर उनसे पैसे लूटते हो। वो तो तुम्हारी तरह मेरी पत्नी को भी मजाक करने की आदत है ना, बाकी ये सच नहीं है। मुझे अच्छे से पता है वो सारी बातें मजाक नहीं है, बल्कि सच है। अगर ऐसा होता तो क्लिनिक की दीवार पर तुम्हारी डिग्री होती, लेकिन जब तुम्हारे पास डिग्री ही नहीं है तो क्या लगाओगे दीवार पर? अपनी बात को साबित करने का कोई सबूत है तुम्हारे पास? रघुलाल और मनोज आपस में बातें कर रहे थे कि तभी गांव के लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। दोनों बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि गांव के सभी लोग एक बुढ़िया की लाश को पकड़कर रो रहे होते हैं। बुढ़िया को देखते ही रघुलाल के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो वही बुढ़िया थी जिसका इलाज रघुलाल ने किया था। तभी एक रोती हुई लड़की बोलती है, दादी, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आपके बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या हुआ इन्हें? कल तक तो ठीक थी, दवा भी लेने आई थी। भैया, दादी दवा लेकर आई और खा करके आराम करने के लिए लेट गई। सुबह तक उठी ही नहीं। जब मैंने जाकर देखा तो बहुत देर हो गई थी। बेटी रो मत, वैसे भी इनकी उम्र हो गई थी। संभालो अपने आप को। जो इस दुनिया में आया है उसे तो एक ना एक दिन जाना ही है ना। तुम अपना मुंह बंद करो। इतना कुछ करने के बाद भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अम्मा जी की जान उम्र की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी गलत दवा की वजह से गई है। मैं आज तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगा। मनोज रघुलाल और उसकी पत्नी की बात वाली वीडियो गांव वालों को दिखा देता है, जिसके बाद गांव वाले उसे मारते हुए पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं और जेल में डलवा देते हैं। और इस तरह से रघुलाल के झोला छाप डॉक्टर होने की सच्चाई सभी गांव वालों के सामने आ जाती है। चांदनी एक बहुत ही हट्टी कट्टी तंदुरुस्त लड़की थी। उसे आम लड़कियों की तरह सलवार कमीज पहनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो लड़कों की तरह ही अपने कपड़े पहना करती थी। लेकिन चांदनी देखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी। उसे घर के सारे काम भी आते थे। चांदनी के बाउंसर जैसे शरीर की वजह से उसकी शादी में भी बहुत दिक्कत परेशानी आ रही होती है। कभी कोई रिश्ता नहीं हो पा रहा था। ऐसे ही एक दिन चांदनी की माँ मालती चांदनी के लिए उबला हुआ खाना लेकर आती है और उसे देते हुए बोलती है, ये ले, अब तो उबला हुआ ही खाना खाएगी। इतनी मोटी हो गई है, रिश्ता भी नहीं हो रहा है तेरा। माँ, लेकिन मेरी क्या गलती है? आपको पता है, कुछ खाऊं या ना खाऊं मेरा शरीर ऐसा ही है। सारी गलती तो तेरे शरीर की ही है ना।
अरे जो कोई देखता है तो ये बोलकर चला जाता है कि हमें अपने घर के लिए बहू चाहिए, कोई सिक्योरिटी वाली नहीं। माँ परेशान क्यों हो रही हैं? जब मेरी शादी होनी होगी तो हो जाएगी ना। यही तो दिक्कत है, तेरी शादी नहीं हो रही है ना। अब मैं अकेली माँ हूँ, तुझे कब तक घर में रख सकती हूँ? मुझे तेरी शादी करा के अपना फर्ज पूरा करना चाहिए ना। ठीक है माँ, मैं आपकी परेशानी समझ रही हूँ, लेकिन खुद को बताओ ना, ऐसे परेशान रहने से कुछ होगा क्या? आप थोड़ा आराम कर लो, जब देखो परेशानी का टोकरा लेकर घूमती रहती हो। चांदनी अपनी माँ को समझा तो देती है, लेकिन ये बात तो चांदनी को भी पता ही थी कि उसकी शादी के लिए बहुत ही दिक्कत आ रही है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती है। कुछ दिनों बाद चांदनी के घर भावना नाम की औरत अपने बेटे सूरज के साथ रिश्ता लेकर आती है और दोनों माँ बेटी से मिलते हैं, जहाँ भावना बोलती है, बहन जी, ये सब तो संजोग की बात है। आपकी बेटी इतनी गुणी होने के बाद भी कंवारी है। आप तो देख ही रही हो, मेरी बेटी को अब तक तो लोगों ने हट्टे कट्टे शरीर को देखकर मना कर दिया, लेकिन आपको मेरी बेटी अच्छी लगी, ये जानकर बहुत अच्छा लगा मुझे। अरे आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी बेटी ना मैच नहीं हो रही होगी उन लोगों के आगे, इसलिए ना उन्होंने आपकी बेटी को ही बोल दिया। लेकिन ना मुझे बहुत पसंद है चांदनी। सूरज सही बोल रहा है। अरे हट्टा कट्टा शरीर खाने पीने वालों की निशानी है। हम तो राजी हैं इस रिश्ते के लिए। अब आप भी अपनी राय बता दीजिए। जी नेकी और पूछ पूछ, आपको मेरी बेटी पसंद आई। आप लोग इतने अच्छे लोग हैं, तो हम कैसे इस रिश्ते के लिए मना कर सकते हैं? हमें भी रिश्ता मंजूर है। मालती और भावना मिलकर रिश्ता तय कर देते हैं और कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद चांदनी बहुत ही अच्छे से पूरा घर संभाल लेती है, किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं देती है। भावना को भी चांदनी बहुत पसंद आती है। कुछ दिनों बाद चांदनी अपनी सास भावना के साथ बाजार जा रही होती है। तभी बाजार में उसे भावना को उनकी पड़ोसन पद्मा मिलती है और वो भावना से बोलती है, अरे भावना, तू और बाजार में क्या बात है? बहू को मायके भगा दिया या उसने काम करने से मना कर दिया? अरे मेरी बहू मुझे मना क्यों करेगी? वो तो बल्कि खुद ही मेरे साथ आई है। तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या? दिखाई तो दी है, लेकिन ऐसे अचानक देखा ना तो मुझे लगा अब तो बाजार जाने के लिए अपने साथ बाउंसर लेकर घूम रही है। तेरी बहू बाउंसर जैसी ही लगती है ना। मेरी बहू हट्टी कट्टी है, तेरी बहू की तरह मरीली नहीं है, हवा चले और उड़ जाए। अरे अपनी बहू को तू जरा खाना पीना खिला, दूसरों के बहू पर ही सारा ध्यान रहता है तेरा। और आंटी जी, बाउंसर होना तो कोई बुराई नहीं है। आप जैसे लोग डरते ही हैं बाउंसर से। हाँ डरते होंगे, लेकिन तेरी बहू को देखकर हंसना ही आता है। अरे ऐसा शरीर तो लड़कों का ही अच्छा लगता है। अपनी बहू को समझा भावना, थोड़ा शरीर को आकार में लाए। मैं भी तो पद्मा तुझे कब से समझा रही हूँ कि अपने दिमाग को आकार में ला। अरे आगे चलकर तुझे ही परेशानी होने वाली है ऐसे बेकार दिमाग से। मैं तेरी बहू के लिए सही सलाह दे रही हूँ और तू मुझे ही सुना रही है। कभी तो दूसरों की सलाह भी सुन लिया कर भावना। या अपनी बाउंसर बहू के आगे तू डर कर रहना चाहती है? माँ जी मुझसे क्यों डर कर रहने लगी? माँ जी तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। लेकिन तूने अपना शरीर देखा है? कोई फालतू नहीं बोल सकता। कहीं बाउंसर बहू को बुरा लग गया और उसने अपना 80 किलो का हाथ घुमा दिया, तब तो भावना को बिस्तर पकड़ना पड़ जाएगा। बस कर पद्मा, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो तू मेरी बहू के बारे में कुछ भी बकवास मत कर। बोलना हम दोनों को भी आता है, और अगर हमने बोला तो तुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। बोलना आता है तो क्या सच बदल जाएगा? अरे पूरा मोहल्ला तेरी बहू को बाउंसर बहू बोलता है। ये बात तो तू भी जानती है ना। ये तो तू भी आज तक नहीं बदल पाई। बस कर पद्मा, बहुत हो रहा है। पड़ोसी है तू मेरी, इसलिए कुछ नहीं बोल रही हूँ मैं। पड़ोसी है तू मेरी, इसलिए मैं समझा रही हूँ कि अपनी बहू को इतना ही समझा दे कि कम से कम कपड़े तो लड़कियों वाले पहने, तब थोड़ी तो कम बाउंसर लगेगी। पद्मा की बात सुनकर भावना को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से अपनी बहू के साथ चली जाती है। घर जाने के बाद दोनों बैठे होते हैं, तभी चांदनी बोलती है, माँ जी आप भी किन लोगों की बातों को अपने दिल पर लगा रही हो? उनका तो काम ही है बोलने का, लेकिन बोलते तो सही है ना। खुद को देख रही है तू? तुझे खड़ा कर दे और मेरे बेटे को खड़ा कर दे। दूर से ऐसा लगेगा कि दो लड़के खड़े होकर आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन माँ जी आपको तो पता ही है ना, मैं शुरू से ही ऐसे रहती हूँ। आपको अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, तो आज जब भावना आंटी ने बोल दिया तो क्यों हो रही है? बहू परेशानी अभी भी मुझे नहीं है कोई, लेकिन तू खुद ही बता ना, कल को तेरे बच्चे होंगे, वो भी ऐसे ही तेरा मजाक बनाएंगे, तब तो तुझे भी बुरा लगेगा ना।
तो अभी से खुद में बदलाव लाना शुरू कर दे। माँ जी, लेकिन ये तो बात की बात है ना, तो अभी से ही क्यों सोच रहे हैं इन सब के बारे में? हमेशा अपने बारे में ही सोचती है। पूरा मोहल्ला तुझे बाउंसर बहू बुलाता है और तेरी सास ने तुझे कुछ समझा दिया, वो भी तेरे भले के लिए, तो तुझे सुनना ही नहीं है। चांदनी का बर्ताव देखकर भावना वहाँ से गुस्से में चली जाती है और अपना काम करने लगती है। चांदनी को अब तक बहुत लोग बाउंसर, मोटी, ऐसा बहुत कुछ बोल चुके थे, लेकिन चांदनी कभी भी किसी की बातों को दिल से नहीं लगा कर रखती थी। अब भावना भी उसे बात बात पर टोकना शुरू कर देती है। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों के बाद चांदनी घर का राशन लेने के लिए जाती है, तो तभी वहाँ चांदनी को एक रिया नाम की लड़की मिलती है, जिसे कुछ लड़के परेशान कर रहे होते हैं। तभी चांदनी के पास रिया भागते हुए आती है और बोलती है, प्लीज मुझे इन बदमाश लड़कों से बचा लो। ये कब से मेरा पीछा कर रहे हैं, कोई मदद भी नहीं कर रहा है। प्लीज मेरी मदद कर दो, इतना परेशान कर रखा है इन लोगों ने मुझे। रिया की बात सुनकर चांदनी उन लड़कों को अच्छे से मजा चखाती है, खूब मारती है और उसके बाद रिया अपने घर चली जाती है। कुछ दिनों के बाद पद्मा भावना के घर अपनी बेटी के साथ जाती है और वहाँ बोलती है, भावना, मेरी बेटी से मिल। ये इतने टाइम बाद गांव से आई है, पहचान भी रही है या नहीं? कैसे नहीं पहचान पाती मैं? अरे इसे तो गोदी में खिलाया है, बड़े दिनों बाद आई है। हाँ, अपनी बाउंसर बहू से मिलवा इसे। हाँ रुको, मैं बुलाती हूँ। बहू, जरा बाहर चाय पानी लेकर तो आ। भावना की बात सुनकर चांदनी अपनी चाय पानी लेकर आती है। चांदनी को देखकर रिया बोलती है, आप यहाँ रहती हो? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ माँ, ये वही है जिन्होंने मुझे उस दिन उन बदमाश लड़कों से बचाया था। जब तू गांव से वापस आई थी, रास्ते में कुछ लड़के मिल गए थे, वही ना? हाँ माँ, आपको पता है उस दिन तो कुछ गलत हो जाता, वो तो ये मिल गई और इन्हें देखकर वो वैसे ही डर के भाग गए। अब तो ठीक हो ना तुम? कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। आप कितनी अच्छी हो, और आपका जैसा शरीर देख के तो गुंडे ही भाग जाते हैं। काश मैं आपकी तरह ही होती। रिया की बात सुनकर पद्मा और भावना को अपनी गलती समझ आती है, जिस पर पद्मा चांदनी से बोलती है, बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरा बहुत मजाक बनाया। मुझे भी माफ कर दे बहू, मैं तो तेरी सास हूँ, मुझे तो समझना चाहिए था, लेकिन मैं भी नहीं समझ पाई। आज तेरी बाउंसर बहू की वजह से मेरी बेटी सही सलामत है। माँ, आप इनका मजाक बना रही थी? अरे बहुत सी लड़कियाँ तो रोती हैं इनके जैसे बाउंसर शरीर के लिए। मुझे अपनी गलती समझ आ गई है बहू, मैं अब कभी तुझे ऐसे नहीं बोलूंगी। आंटी जी कोई बात नहीं, ये सब बातें रहने दो। पद्मा और भावना को अपनी गलती समझ आती है और वो माफी मांगते हैं। उसके बाद वो कभी भी चांदनी के शरीर का मजाक नहीं बनाते हैं। शादी को 4 साल गुजर गए थे, पर अवनी को अभी तक कोई औलाद नहीं हुई थी। बस इसीलिए अवनी की सास काजल उससे चिढ़ा करती थी। ऐसे ही एक शाम अवि और काजल हॉल में बैठे हुए थे। तभी अवनी अपनी सास काजल और पति अवि के लिए चाय लेकर आती है और अपनी सास को चाय देते हुए कहती है, माँ जी चाय पी लीजिए। हाँ दे दे मुझे, मेरे घर के औलाद तो नहीं दे सकती, पर कम से कम मुझे एक कप चाय तो पिला ही सकती है। माँ कैसी बात कर रही हो आप? और नहीं तो क्या, पर क्या गलत बोल दिया मैंने इसको? अरे भाई, मेरे खानदान को ये नहीं बढ़ा रही है तो मैं इसको बोलूंगी ही ना। माँ अब जब आप ही अपनी बहू को इस तरह से ताने देती हैं, तो दुनिया तो अवनी को ताने मारेगी ही ना। बेटा मेरी इससे कोई पुरानी दुश्मनी थोड़ी ना है, जैसे इसके कर्म है वैसे इसको सुनना पड़ रहा है। माफ करना माँ जी, पर अगर मेरी गोद नहीं भरी तो इसमें मेरी क्या गलती है? ये तो भगवान की मर्जी है ना। हाँ बहू सही बोल रही है तू, ये भगवान की मर्जी है, पर शायद खुद भगवान भी नहीं चाहता कि तू माँ बने, क्योंकि तू एक कुलक्षणी है। बेटा मैं तो कहती हूँ कि तू दूसरी शादी कर ही ले। अरे तेरी दूसरी शादी होगी, तू भी खुश रहेगा, साथ ही वो इस घर के अंश को जन्म देगी। सोच, इस घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी। माँ आप जानती है ना, मैं अपनी पत्नी अवनी से कितना प्यार करता हूँ और मैं उसके अलावा किसी और को अपनी पत्नी बनाने की सोच भी नहीं सकता। पर बेटा अवि, मेरी बात तो सुन। माँ मुझे कुछ नहीं सुनना प्लीज। जब से इस घर में आई है, ना जाने मेरे बेटे पर कौन सा काला जादू कर रखा है, पर ना तो मेरी बात सुन रहा है, ना ही मेरी कोई बात मानता है। मेरे बेटे को तो उसने अपने वश में कर रखा है, साथ इस घर को कोई वारिस भी नहीं दे रही है ये। काजल धीरे से अवनी को बहुत उल्टा सीधा बोलती है, पर अवनी ये सब कुछ सुन लेती है। पर बेचारी करती भी तो क्या करती, शायद उसकी जिंदगी में औलाद का सुख था ही नहीं। समय गुजरता है, पर दिन वो अवनी को तरह तरह के ताने कसा करती।
साथ ही वो अपने बेटे अभी को दूसरी शादी के लिए भी काफी फोर्स किया करती, पर अभी अपनी माँ की एक नहीं सुनता। ऐसे ही एक दिन काजल खुद से कहती है, अभी शादी के लिए नहीं मान रहा है, पर मुझे अपने बेटे की शादी तो करवानी ही पड़ेगी। क्यों ना मैं अवनी को ही शादी के लिए मना लूं। अगर अवनी मान जाएगी तो अभी भी मान जाएगा। यही सही रहेगा। अवनी के मनाने से अभी मान जाएगा। ये सोचकर काजल अवनी के पास जाती है और उससे कहती है, अवनी बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया है ना। माँ जी, ये आप क्या बोल रही हैं और आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं? क्योंकि मैंने तेरे साथ सही नहीं किया। साथ ही मैंने तुझे हमेशा कोसती रहती थी। पर बहू, तू भी तो सोच जरा कि सभी के घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजती हैं, पर अपना घर वीरान पड़ा हुआ है। अब तू ही है जो कुछ कर सकती है। माँ जी, पर मैं माँ नहीं बन सकती। मैं जानती हूँ अवनी कि तू माँ नहीं बन सकती, तभी तो मैं तेरे पास आई हूँ। अब एक तू ही है जो मेरी मदद कर सकती है। मदद? कैसी मदद माँ जी? अब तू ही अभी को दूसरी शादी के लिए मना सकती है। बहू प्लीज, उसको दूसरी शादी के लिए मना ले। देख बहू, आज तक मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, पर आज मैं तुझसे इस घर की खुशियाँ मांग रही हूँ। अब तू ही है जो इस घर को खुशियाँ दे सकती है। अपनी सास की बात सुनकर अवनी को एक झटका लगता है, पर वो अपनी सास को मना भी तो नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसकी सास ने उससे पहली बार इस घर की खुशियाँ मांगी थी, और खुशियों में कुछ और नहीं बल्कि उसकी सौतन थी। अवनी अपनी सास को निराश नहीं करना चाहती थी और वो अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जी से खुद बात करूंगी। अवनी की बात सुनकर काजल वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है, पर अवनी पर क्या बीत रही थी शायद इसका अंदाजा किसी को नहीं था। शाम को जब अवि घर आता है तो अवनी अवि से उसकी दूसरी शादी की बात करती है। ये सुनकर अवि गुस्से में कहता है, तुम पागल हो गई हो अवनी, तुम मुझे तुम्हारी सौतन लाने को बोल रही हो। तुम जानती हो मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ, पर माँ ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है और मैं उनको निराश नहीं कर सकती। इसलिए अभी प्लीज मेरी बात मान जाओ। अवनी की आंखों में आंसू और उसकी बार बार रिक्वेस्ट देखकर अवि दूसरी शादी के लिए मान जाता है, और अब बहुत जल्द अवि की दूसरी शादी रूही नाम की लड़की से हो जाती है। शादी की पहली रात जहां एक तरफ अवनी अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने कमरे में फूट फूट कर रो रही थी, तो वहीं अवि रूही से कहता है, रूही देखो, मैंने तुमसे शादी मजबूरी में की है। मैं अवनी से बहुत प्यार करता हूँ, बस इसीलिए मैंने उसकी बात मानी है। अपने पति के मुंह से ये बात सुनकर कहीं ना कहीं रूही को बहुत बुरा लगता है और वो उससे इस मजबूरी की शादी का कारण पूछती है, जिसके बाद अवि उसे सारी बात बताता है। ये जानने के बाद रूही अपने दिल पर पत्थर रखकर अवि से कहती है, आप अपनी दीदी से बहुत प्यार करते हैं अवि जी, इसलिए आप उनके पास जाइए, वो आपका इंतजार कर रही होंगी। रूही की ये बात सुनकर अब अवि को भी इतना समझ आ गया था कि रूही कितनी साफ दिल की है, पर वो उस समय उससे कुछ नहीं बोलता और अवनी के कमरे में चला जाता है। अवि को अपने कमरे में देखकर अवनी कहती है, अभी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर माँ ने आपको देख लिया तो वो बहुत चिल्लाएंगी। अवनी, रूही बहुत अच्छी लड़की है, उसका दिल बहुत साफ है। ये जानते हुए कि उसकी आज मेरे साथ पहली रात है, जब मैंने उसको सारी बात बताई तो खुद उसने तुम्हारे पास मुझे भेज दिया। रूही इतनी अच्छी है, ये जानते हुए भी आप मेरे पास आ गए। अभी इन सब में उसका क्या कसूर है? उसको आपकी पत्नी होने का अधिकार तो दीजिए। अवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो आगे क्या करे, और आज की रात ना तो वो अपनी के पास रहा और ना ही रूही के। अगली सुबह रूही किचन में खाना बना रही थी, तभी अवनी वहाँ आती है और उससे कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया है दीदी? कल रात तुमने अभी को मेरे कमरे में क्यों भेज दिया? तुम्हें पता भी है अगर माँ जी को ये पता चलेगा तो वो कितना गुस्सा करेंगी। दीदी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, और रही मम्मी जी की बात, तो उन्होंने अपनी बात मनवानी थी, उन्होंने मनवाई है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर दूं। रूही, तुम्हारी शादी हुई है मेरे पति से, तुम मेरी सौतन हो, तुम्हें मुझसे चिढ़ना चाहिए। दीदी, अभी तक तो नफरत नहीं आई, बस ऐसा लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ है। भगवान ने भी आपके साथ गलत किया है और मम्मी जी ने भी। रूही की बातें सुनकर अवनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसको गले से लगाकर कहती है, रूही, तुम मेरी सौतन हो, और सौतन ना तो कभी बहन बन सकती है ना ही सहेली, इसलिए तुम दूर रहो मुझसे और अपना हक लेने की कोशिश करो। इतना बोलते ही अवनी वहाँ से चली जाती है। समय गुजरता है
पर अवनी और रूही के बीच ना तो नफरत थी और ना ही लड़ाई। वो दोनों ही सहेलियों की तरह रहने लगती हैं। ये देखकर कि दोनों सोतनों के बीच काफी प्यार है, काजल बहुत खुश होती है और अपनी दोनों बहू की बलाई उतारते हुए कहती है, हाय मेरी बहुओं को किसी की नजर ना लगे, देखो जरा दोनों में कितना प्यार है। मम्मी जी भला प्यार होगा क्यों नहीं, दीदी ने मुझे अपनी सौतन कभी माना ही नहीं, हमेशा अपनी सहेली की तरह मुझसे प्यार किया, तो इसी नाते वो मेरी सौतन ना होकर मेरी सहेली हुई। हाँ बहू ये तो है, मेरी अवनी है ही इतनी प्यारी। मम्मी जी जब आपको अपनी बहू इतनी ही पसंद थी तो आपने अपने बेटे की दूसरी शादी क्यों करवाई? बहू मेरी अवनी से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी जगह शायद कोई दूसरी औरत होती तो वो भी यही करती। मुझे बस इस घर का वारिस चाहिए था जो कि अवनी नहीं दे सकती थी। रूही कोई और सवाल करती उससे पहले ही काजल वहाँ से चली जाती है। इसी तरह कुछ समय और गुजरता है। देखते ही देखते अभी रूही के क्लोज आता है और बहुत ही जल्द रूही प्रेग्नेंट होती है। जहाँ दोनों सौतन एक दूसरे की अच्छी सहेली बनती हैं, तो वहीं अब उनके घर को बहुत खुशियाँ भी मिलती है। और इस खुशी को देखकर अवनी कहती है, सौतन सहेली बन गई, इससे ज्यादा बड़ी और खुशी की बात और क्या ही हो सकती है। पर हमारे घर में इससे बड़ी खुशी आई है और वो इस घर का आने वाला वारिस है। इतना बोलकर अपनी रूही को गले से लगा लेती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।